वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि 2 दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने इस संकटग्रस्त देश में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों, खास तौर से छात्रों को वहां से चले जाने का परामर्श जारी कर दिया था। जाहिर है, भारतीय दूतावास हालात की गंभीरता को समझ रहा है। उसे भी लग रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई तो भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल पाना आसान नहीं होगा। दूतावास की सलाह से साफ है कि जब तक हालात शांत नहीं हो जाते तब तक वहां रहना जान को जोखिम में डालना है। हालांकि स्थितियां तो पहले से संकेत दे रही हैं कि यूक्रेन के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। ऐसे में भारत सरकार पहले ही चेत जाती और इस दिशा में प्रयास शुरू कर देती तो अब तक अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू हो भी जाता। हालांकि सरकार यूक्रेन के घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है। इस पर तनाव भरे माहौल में कौन जानता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर अचानक हालात बेकाबू हो गए तब हमारे लिए संकट कहीं ज़्यादा गहरा जाएगा। लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जान बचाएंगे, कितने दिनों तक घरों में कैद होना पड़ जाए, किसी को नहीं मालूम। इसलिए अब पहला काम यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का होना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ देने के लिए पहले ही परामर्श जारी कर चुके थे। इन देशों का यह एहतियाती कदम इस बात का संकेत था कि अब हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। युद्ध छिड़ जाने की सूरत में तो नागरिकों को निकालने का काम बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दूसरे देश में रहने वाले विदेशियों को किन संकटों से जूझना पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। हालांकि ऐसे ही मुश्किल हालात में भारत ने पहले भी अपने लोगों को बचाया है। कुछ महीने पहले तालिबान के सत्ता हथियाने के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। इराक में इस्लामिक स्टेट के हमलों के बाद वहां से भारतीय नागरिकों को बचाया गया था। 3 दशक पहले जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था तब भी वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि संकटग्रस्त हालात में दूसरे देशों में फंसे अपने नागरिकों को बचाने में भारत सरकार के पास खासा तजुर्बा और संसाधन हैं। पर यूक्रेन के मामले में देरी ने उन सभी परिवारों की चिंता बढ़ा दी है जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। परिजन केवल फोन के जरिए ही अपनों का हाल जान पा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे हर भारतीय की चिंता अब यही है कि वह जल्द से जल्द अपने परिजनों के पास पहुंच जाए। गौरतलब है कि यूक्रेन में 18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र हैं
वहाँ रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या भी कम नहीं है, इसलिए संसद की स्थायी समिति ने भी वहाँ रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने का काम जल्द शुरू करने को कहा है। सरकार भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों के फेरे बढ़ाने के लिए विमानन कंपनियों से बात कर रही है, मगर अब तो समय तत्काल कदम उठाने का है। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी में थे, तब एक दिन पहले उनकी ओर से दिए गए इस बयान की गूंज हो रही थी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोग यहाँ आकर राज नहीं कर सकते और उन्हें पंजाब में फटकने नहीं देना है। उन्होंने इन प्रांतों के लोगों के लिए जिस तरह भैये शब्द का प्रयोग किया, उससे महाराष्ट्र की उन घटनाओं का स्मरण हो आया जिनमें उत्तर भारत के लोगों के साथ कभी शिवसेना तो कभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग मारपीट किया करते थे। क्या शिवसेना की संगत में कांग्रेस के नेता यह भूलने लगे हैं कि वे राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? इससे खराब बात और कोई नहीं कि कांग्रेस शरीके राष्ट्रीय दल के नेता और वह भी मुख्यमंत्री क्षेत्रीय दलों के नेताओं जैसी संकीर्णता का परिचय दें। क्षेत्रवाद की संकीर्ण राजनीति केवल संविधान की भावना के खिलाफ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए भी घातक है। आज जब नौकरी, व्यापार, शिक्षा आदि के सिलसिले देश के हर हिस्से के लोग दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं और समय के साथ उनकी संख्या बढ़ रही है, तब पंजाब के मुख्यमंत्री को अन्य प्रांतों के लोगों के बारे में संभल कर बोलना चाहिए था। हालांकि चन्नी जी को मुख्यमंत्री बने कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि पंजाब की खेती को सहारा देने और वहाँ के उद्योगों को संचालित करने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लोगों का कितना योगदान है। लगता है उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि महान योद्धा और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तो बिहार ही है। यह समझ आता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सक्रियता रास न आ रही हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह क्षेत्रवाद की राजनीति को हवा देने लगें। यह हैरानी की बात है कि जब वह उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों के खिलाफ बोल रहे थे, तब उनके साथ मंच पर उपस्थित प्रियंका गांधी उनका उत्साहवर्धन कर रही थीं। क्या वह ऐसा करते समय यह भूल गईं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है? आखिर अब वह उत्तर प्रदेश के लोगों के सवालों का सामना कैसे करेंगी? ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पहले से ही कमज़ोर है। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर विरोधी दलों की आपत्ति स्वाभाविक है, लेकिन
किसी की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए जिससे क्षेत्रवाद की संकीर्ण राजनीति को बल मिले। स्टॉप।